हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 3rd of September के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो ये वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर एंड लेट्स सी कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर, द फर्स्ट न्यूज़ वी सीम इंपॉर्टेंट दैट इज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सो फाइनली हुआ क्या, तिस्ता सेतलवाद की बात करें। तिस्ता सेतलवाद ना एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है एंड सोशल राइट एक्टिविस्ट है एंड उनकी अगर हम बात की जाए तो उन्होंने 2002 में गुजरात राइट्स केस में जो विक्टिम्स थे उनकी बहुत हेल्प करी थी। बट हुआ क्या कि रिसेंटली उन्होंने उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाया गया था एंड द एक्यूजेशन इज अबाउट कि उन्होंने ना जो एविडेंस और जो एविडेंस इकट्ठे किए गए थे 2002 राइट्स केस में जो गुजरात में हुआ था, उन एविडेंस को उन्होंने फैब्रिकेट किया है ना। और उन्होंने फॉर्जरी भी किया था एंड उन्होंने इंटेंशनली किसी की रेपुटेशन को इंजरी करने के लिए और किसी को इंजरी पहुंचाने के लिए भी फॉल्स केस लगाए गए थे। अब उस केस में ना गुजरात की एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने क्या किया, उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट किया, एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने ऑब्वियसली बात है, जब आप अरेस्ट हो जाते हो ना और आपका कोर्स ऑफ ट्रायल में जाता है तो यू ऑलवेज गो फॉर बेल कि मुझे बेल ग्रांट कर दो। सो ऑब्वियसली बात है, तिस्ता सेतलवाद भी ना बेल की ले गई। बेल की ले गई वो कहां पर, पहले अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में गई तो अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में उनकी बेल रिजेक्ट कर दी। उसके बाद देन शी मूव्स टू दी अपर कोर्ट, हायर कोर्ट, दैट इज गुजरात का हाई कोर्ट। गुजरात के हाई कोर्ट में भी उन्होंने इंटरिम बेल की एप्लीकेशन फाइल करी क्योंकि बेल की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट ने इंटरिम बेल की एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया। जब इंटरिम बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी हाईकोर्ट में भी, सो शी हैज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज शी हैज टू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। तो वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर गए एंड सुप्रीम कोर्ट जब उन्होंने अप्रोच किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कल उनको इंटरिम बेल ग्रांट कर दी। ठीक है। अब अगर इसमें ना जो पढ़ने वाली बात है उसमें कुछ चीजें पढ़ने वाली बात है। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज अबाउट व्हाट बेल इज। ठीक है। तो हमेशा मैंने बहुत बार समझाया है क्लासेस में एंड अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग द bail is what? Bail is what? The bail is something. The bail is something when you seek release from the prison during the trial period. ठीक है, that is bail. And many courts in even Supreme Court and many high courts in India have stated that bail is the right. Okay, jail is an exception. ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहुत बार बोला है कि भाई ना बेल जो होता है ना वो राइट होता है। तो मेजोरिटी ऑफ द केस में बेल दे दी नहीं चाहिए अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शनल केसेस ना हो जिसमें आपको उसको प्रिजन में रखना ही पड़े। और अगर हम बेल की बात करें तो हाँ, बेल ऐसा नहीं है कि बेल कहीं दिया हुआ नहीं है या बेल इज मेंशन। तो बेल की अगर हम बात करें सो बेल इज मेंशन इन दी व्हाट, बेल इज मेंशन इन दी सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी सीआरपीसी, तो सीआरपीसी में भी ना बेल को दो तरीके से डिफाइन किया गया। एक होता है नॉर्मल बेल, एक होता है एंटिसिपेटरी बेल। ठीक है। सो देयर आर सेक्शंस, ओके, देयर आर सेक्शंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी नॉर्मल बेल, सो नॉर्मल बेल रेगुलर बेल्स को बोला जाता है। रेगुलर बेल जो है वो सेक्शन 437 एंड 439 में डिफाइंड है ऑफ सीआरपीसी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटीसिपेटरी बेल तो सेक्शन 438 में डिफाइन है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है, सॉरी नॉर्मल बेल, रेगुलर बेल का मतलब क्या होता है, पुलिस आपको अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद आप बेल की एप्लीकेशन देते हो, कब तक, जब तक कोर्ट में जजमेंट नहीं आ जाता, कोर्ट में ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता, वो होता है बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या है कि पुलिस आपको अरेस्ट ना करे, बिफोर द अरेस्ट आप बेल ले लो, आपको जेल ना जाना पड़े, वो होता है एंटिसिपेटरी बेल। लेकिन एक और बेल बहुत समझ में आता है, एक और बेल बहुत सुनने में आ रही है, इवन हमारी आज के न्यूज में भी दिया हुआ है, दैट इज अबाउट इंटरिम बेल। इंटरिम बेल का कहीं भी कोई मेंशन नहीं है, ना ही सीआरपीसी में, ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही किसी एक्ट में। बट बहुत सारे कोर्ट्स ने अपने जजमेंट्स में इंटरिम बेल के प्रोविजन को बताया है कि इंटरिम बेल दी जा सकती है और इंटरिम बेल जो है ना इट्स ऑल्सो राइट। सो व्हाट इंटरिम बेल इज, होता क्या है कि जब आप बेल की एप्लीकेशन फाइल करते हो, आप अरेस्ट हो गए, आप रेगुलर बेल की एप्लीकेशन फाइल करोगे। अब रेगुलर बेल की एप्लीकेशन में ना उसको कोर्ट के सामने जाने में, कोर्ट उस पर डिसाइड करेगी, टाइम लगता है। ठीक है। सो फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम आप कहां रहते हो, जेल में रहते हो। सो उस जेल से बाहर निकलने के लिए, जब तक आपकी बेल की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है, तब तक के लिए आप जेल से बाहर निकलना चाहते हो, तब तक आप बेल चाहते हो, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इंटरिम बेल बोलते हैं। और इंटरिम बेल कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है। चलो मूविंग फॉरदर,
So India to host Quad senior officials meeting next week. So it's about कि इंडिया ना क्वाड की फर्स्ट सीनियर ऑफिशियल मीटिंग करने वाला है नेक्स्ट वीक, एंड इंडिया उसको होस्ट करेगा, जिसमें सीनियर मीटिंग में तीन इंपॉर्टेंट क्वाड मेंबर्स आएंगे, that is US, Japan and Australia, and they will basically focus on the जो टेंशन क्रिएट हुए हैं ताइवान स्ट्रेट पर, है ना, ताइवान और चाइना के बीच में जो टेंशन क्रिएट हो रहे हैं ऑन दी ताइवान स्ट्रेट, जिसमें चाइना जो है अपनी आर्मी, अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स के साथ ड्रिल कर रहा है, ताइवान को परेशान कर रहा है, उसको लेकर ये तीनों डिस्कशन करेंगे। एंड इसके साथ ये एक भी चीज और बताई गई है कि ये जो मीटिंग होगी ना, ये मीटिंग बेसिकली इंडिया का स्टैंड क्लियर कर देगी एससीओ में, क्योंकि अभी शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, सबमिट होने वाली है, नॉट मीटिंग, सबमिट होने वाली है। व्हेन आई से सबमिट, तो इट मींस हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग, उसके ऊपर कोई मीटिंग नहीं होती। और सबमिट में हमेशा कंट्री के लीडर आते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आते हैं, ठीक है। तो एससीओ में कौन आएगा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब नरेंद्र मोदी आएंगे, चाइना के प्रेसिडेंट आएंगे, बहुत सारे जो भी एससीओ के मेंबर्स हैं। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एससीओ की इस बार जो सबमिट होने वाली है वो आपकी उज्बेकिस्तान में होने वाली है। ध्यान रखना, ये कभी भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन में कभी भी आ सकता है कि एससीओ की सबमिट कहां होगी। तो एससीओ की सबमिट जो होगी ना, वो कहां पर होगी? इस बार आपके उज्बेकिस्तान में होगी, ठीक है। सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है उज्बेकिस्तान, वहां पर होने वाली है। अब थोड़ा सा ना थोड़ा एससीओ के बारे में समझते हैं, व्हाट एससीओ इज, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट दिस टॉक्स अबाउट, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ना, तो शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ना, इट्स अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इफ आई से यूरेशियन, तो यूरेशियन का मतलब क्या होता है कि यूरोप की भी कंट्रीज है उसमें और एशिया की भी कंट्रीज हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सो एससीओ जो है, हमेशा कभी भी पूछा जाए कि एससीओ क्या है, तो हमेशा बोलना कि एससीओ जो है ना, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब बिटवीन दी गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, है ना, उनके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। और एससीओ क्रिएट हुआ था इन द ईयर 2001। कब? 2001 में क्रिएट हुआ था। एंड अगर हम बात करें तो पांच इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इन पांच फाउंडिंग मेंबर्स का हमेशा नाम पूछा जाता है, कभी कभी ऑप्शंस में दे दिया जाता है, ये बोल दिया जाता है कि भाई एससीओ के कौन, एससीओ जो है, एससीओ इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑप्शन में से कौन फाउंडिंग मेंबर नहीं था, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, 5 फाउंडिंग मेंबर्स बड़ी इजी है आपका। चाइना, रशिया हमेशा याद रहेगा, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है एंड तजाकिस्तान है। तो उज्बेकिस्तान नहीं है, उज्बेकिस्तान को बहुत लेटेस्ट ऐड किया गया था। आपका 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 2000, मतलब ऐड तो 2001 में ही हो गया था, बट फाउंडिंग मेंबर नहीं था, ठीक है। तो फाउंडिंग मेंबर्स 5 ही हैं, शांघाई 5 बोलते हैं उसको, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड रशिया, ओके। 2001 में ये क्रिएट किया गया था एससीओ। एंड इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके परमानेंट मेंबर बने थे 2017 में। तो इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आदि परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ, ठीक है। 2017 में जो परमानेंट मेंबर बने थे, ओके। मूविंग फर्दर, और रिसेंटली अभी एक और न्यूज में थी, रिसेंटली ईरान को लेकर था ना, कि ईरान भी रिसेंटली अभी फुल मेंबर बनने वाला है एससीओ का। तो ईरान भी अभी फुल मेंबर बनने वाला है, ठीक है, बन गया है, सॉरी बन गया है फुल मेंबर। मूविंग फर्दर, so Vikrant is a reflection of self-reliant India, says Modi. So finally कल INS विक्रांत, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर जो है, वो पूरे तरीके से कमीशन हो चुका है। एंड कमीशन के साथ साथ वो एक तरीके से देखा जाए, कमीशन भी हो चुका है, और अब वो इंडियन नेवी के लिए, इंडियन नेवी में बेसिकली काम भी करेगा। बट हाँ, बिफोर दिस न्यूज हमने एक न्यूज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो प्रीवियस एनालिसिस में, जिसमें हमने बताया था, जिसमें किसी एक नेवी के ऑफिसर्स, बट ऑफिसर्स ने बोला भी था कि देखो कमीशन हो जाएगा, बट फुली वर्किंग जो है आईएनएस विक्रांत की, उसमें टाइम लगेगा। उसका मेन रीजन ये है कि फुली वर्किंग काम करने में, आईएनएस को फुली वर्किंग तरीके से काम करने में ना टाइम इस वजह से लगता है। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि कुछ लूपहोल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ ट्रायल्स होते हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं। तो उन चीजों को हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, तभी जाके हम उसको फुली तरीके से शांघाई पूरी तरीके से माइनस विक्रांत को फुली सर्विस में ला पाएंगे। अब थोड़ा सा ना यहाँ पर कुछ न्यूज़ेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमेशा याद रखना। जैसे कि अगर हम बात करें ना, ये शिप का जो नाम रखा गया आईएनएस विक्रांत, ये आईएनएस विक्रांत ना एक और इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट करियर था विक्रांत, उसके नाम पे रखा गया है, जो 1971 की वॉर में जिसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगर आपको याद हो तो आप एक मूवी रिसेंटली एक बहुत ज्यादा मूवी सुनी होगी आपने, गाजी, है ना, पीएनएस गाजी। सो पीएनएस गाजी ना एक तरीके से सबमरीन था,
है ना। और उस सबमरीन को बेसिकली डिमोलिश करने में आईएनएस विक्रांत का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ था। सो अब वही चीज बताई गई कि आईएनएस विक्रांत 1971 से था, जो हमने रशिया से लिया था। बट उसके बाद वो देखा जाए तो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आते रहते हैं। तो बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट वो थोड़ी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई, सो बिकॉज ऑफ दैट हमें उसको स्क्रैप करना पड़ा। एंड करेंटली अगर हम बात करें तो करेंटली इंडिया के पास ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट करियर है। एक आईएनएस विराट है जो कि हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है, एंड आईएनएस विक्रमादित्य है जो कि हमने रशिया से लिया है। एंड ये तीसरा एयरक्राफ्ट करियर है। सो इंडियन नेवी का ये कहना है कि एनी टाइम हमारे पास ना 2 एयरक्राफ्ट करियर फुली ऑपरेशनल रहेंगे। ये इंडियन नेवी के पास हमेशा रहेगा कि 2 एयरक्राफ्ट करियर फुली ऑपरेशनल होने वाले हैं। बाकी टोटल देयर आर 3 एयरक्राफ्ट करियर, आईएनएस विराट जो कि हमने यूके से लिया है, आईएनएस विक्रमादित्य जो हमने रशिया से लिया है, एंड हमारा खुद का आईएनएस विक्रांत जो हमने खुद बनाया है। ओके, मूविंग फर्दर, हम सिटी न्यूज को स्किप कर रहे हैं। सो वी मूव ऑन टू दी स्टेट न्यूज। लेट्स सी स्टेट न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो एनसीआरबी की भी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में जो डेटा 2021 का कलेक्ट किया, उस 2021 के डेटा में यह बताया गया कि सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट में वायलेंट क्राइम्स हुए हैं तो वो असम में हुआ है। तो सबसे कभी पूछा जाए सबसे ज्यादा अगर वायलेंट क्राइम्स अगर किसी स्टेट में हुए हैं, दैट इज इन दी स्टेट ऑफ असम। हमेशा याद रखना। ओके, मूविंग फर्दर, अगेन न्यूज फ्रॉम एनसीआरबी। सो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक और रिपोर्ट मतलब उसी रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि सबसे ज्यादा अगर चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई क्राइम्स हुए हैं तो किस स्टेट में हुए हैं, दैट इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये चीज थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया करो, जैसे कि कभी पूछा जाएगा कि वायलेंट केसेस के सबसे ज्यादा वायलेंट क्राइम्स जो है सबसे ज्यादा केसेस किस स्टेट में हुए हैं। सो ऑब्वियसली बात है असम लिखना है आपको। चिल्ड्रंस के अगेंस्ट सबसे ज्यादा क्राइम्स कहां पर हुए हैं, महाराष्ट्र लिखना है आपको। On the next page, so nothing seems important. Okay, क्या सो ना इसमें से कुछ चीजें आपको नेक्स्ट पेज में ना कुछ चीजें पढ़नी है। यहां पर ना मुरुगु मठ के बारे में दिया गया है। तो मुरुगु मठ ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। बट मुरुगु मठ में ना जो आपको पढ़ना है ना वो एक चीज पढ़नी है। केस तो केसेस लाइक कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा हुआ है, शिवा मूर्ति मुर्गा जो बेसिकली मेन हेड है मुरुगु मठ के, उनके ऊपर शीर के ऊपर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना, दैट इज अबाउट दी मुरुगु मठ को लेकर कि मुरुगु मठ ना कहां लोकेटेड है। तो हमेशा याद रखना ही लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। एंड दे बिलोंग टू द लिंगायत कम्युनिटी। विच कम्युनिटी? लिंगायत कम्युनिटी। इतना याद रखना। ये बहुत कभी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा कि पहली बात तो ये मठ है कहां पर, ठीक है। तो ये मठ का नाम याद रखना, मुरुगु मठ। मुरुगु मठ है कहां पर? इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका, चित्रदुर्गा एक जगह है वहां पर, चित्रदुर्गा में है। एंड उसके साथ साथ के ये जो है वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है ये मठ? सो लिंगायत कम्युनिटी। ये हमेशा याद रखिएगा। Moving further on the editorial page, so when we talk about today's editorial, so दो editorial important है। The first one is about the NPT। NPT क्या है? It's non proliferation of nuclear weapon, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे, होता क्या है, एनपीटी पढ़ने वाले हैं। द नेक्स्ट वन इज विंड इन दी सेल। तो इट्स अबाउट द आईएनएस विक्रांत को लेकर है, जिसमें यहां पर उन्होंने इंडिया ने यहां पर बेसिकली ऑथर ने यही एक्सप्लेन किया है कि सो बेसिकली ऑथर ने यही एक्सप्लेन किया कि भाई आईएनएस विक्रांत की बात करें ना, तो आईएनएस विक्रांत ना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। अब इंपॉर्टेंस वैसे रखता था कि बिकॉज आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इवन दो आईएनएस विक्रांत के बनने से ना हम इंडो पैसिफिक रीजन पे इंडिया अपना डोमिनेंस दिखा सकते हैं, मतलब सॉफ्ट पावर दिखा सकते हैं। और इंडो पैसिफिक रीजन की अगर बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन ना बहुत वर्नेबल रीजन था, है ना, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पायरेट्स और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते थे। इवन ना बहुत सारी कंट्रीज लाइक जैसे चाइना हो गई एंड डिफरेंट अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ना अपना डोमिनेंस दिखाती थी कि भाई ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारी टेरिटरी है। बट इन रियलिटी दैट इज नॉट ट्रू, है ना। सो फाइनली ये बात अब प्रूफ हो चुकी है। अब ये मैसेज जाएगा डिफरेंट अदर कंट्रीज को, चाइना को भी और वर्ल्ड को भी जाएगा, सारे नेशंस को जाएगा कि इंडो पैसिफिक रीजन ना जो पहले वर्नेबल रीजन था वो वर्नेबल रीजन नहीं रहा, है ना। क्योंकि आईएनएस विक्रांत के डिप्लॉय होने से आईएनएस विक्रांत ऑब्वियसली बात है उस एरिया में डिप्लॉय करेगा। एंड उस एरिया में डिप्लॉय करने से तो इंडिया का एक सुपीरियोरिटी इमर्ज होगी। और अगर हम बात करें तो ये करियर ना बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी बना हुआ है, बिकॉज इट कैन इंड्योर अराउंड 7500 नॉटिकल माइल्स,
ठीक है, 7500 नॉटिकल माइल्स, मतलब ये कम से कम अगर बात करें ना तो 12 या 13 माइल्स होता है ना, 1 नॉटिकल माइल्स होता है, तो बहुत ज्यादा पूरा कवर कर सकता है, इतना एंड्योरेंस है उसके पास। ज्यादा ही होता है वैसे कि हम राइट नाउ अगर हम बात करें तो miles into nautical miles, just wait for a minute, let me see. Yeah, so basically, so 1 mile is somewhat is equal to 0.868 nautical miles. Okay, so yeah, so somewhat similar ही होते हैं, है ना, कुछ 200 नॉटिकल माइल्स के डिफरेंस आते हैं। सो ये है, तो 17 ऐसे मान सकते हो कि साढ़े साढ़े 7,000 कुछ मान सकते हो कि 7,000 नॉटिकल माइल्स, 7,000 माइल्स जो है वो आपका आईएनएस विक्रांत का एंड्योरेंस है। ठीक है, चलो। नाउ वी टॉक अबाउट द एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अब ये है क्या, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट एनपीटी इज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनपीटी, ठीक है, तो अगर हम बात करें ना तो एनपीटी ना जो मेजरली देखा गया था ना, ये मेजरली कोल्ड वॉर से देखा जा रहा है। ठीक है, अब कोल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो कोल्ड वॉर था क्या। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर होता क्या है, तो कोल्ड वॉर बेसिकली ये इंडिया और सॉरी यूएसएस और यूएस के बीच में था, चल रहा था, और उस समय ना नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बहुत चली थी। रीजन ये था क्योंकि उस समय तक न्यूक्लियर वेपन्स ना बन चुके थे, डेवलप हो चुके थे, बहुत सारे नेशन डेवलप कर लिए थे, जैसे कि एंड डेवलप करने के बाद कुछ नेशंस को न्यूक्लियर नेशन डिक्लेयर कर दिया गया था। बट कुछ नेशंस ऐसे थे जिनको न्यूक्लियर वेपन बनाने की परमिशन नहीं थी, इवन तो उन्होंने बनाए, जिसमें से 4 मेजर नेशंस आते हैं। पहला मेजर नेशन जो है वो आता है इंडिया, दूसरा जो मेजर नेशन है वो है पाकिस्तान, तीसरा जो मेजर नेशन है वो है साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया, नॉट साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, एंड देयर इज अनदर वन जो कि यूएस का बहुत ज्यादा फ्रेंडली अलाय रहा है, दैट इज इजराइल। तो ये 4 नेशन को लेकर ना हमेशा से क्वेश्चन उठता रहा है कि भाई इन 4 नेशन को ना एनपीटी में लेके आना चाहिए, बट इंडिया हमेशा से मना करता हुआ आ रहा है कि भाई इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं बनेगा। उसके अलग रीजन है, उसका रीजन ये है कि अगर इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी बन गया तो इंडिया को कभी न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, इंडिया कभी न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन सकता। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि बोला ये जाता है कि अगर किसी ने 1965 में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो उसको न्यूक्लियर स्टेट बोल देंगे, बट अगर किसी ने 1965 के बाद किया तो उसको न्यूक्लियर स्टेट नहीं बोला जाएगा। और इंडिया ने 1971 में न्यूक्लियर ट्रायल किया था, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा जो ऑपरेशन था, तो इसके चलते इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट नहीं बोला जा सकता अगर एनपीटी साइन करता, तो इंडिया इसीलिए एनपीटी साइन नहीं करता। अब थोड़ा अपन एनपीटी के बारे में समझते हैं। एनपीटी की अगर हम बात करें तो एनपीटी जो है ना वो 6 अगस्त 1945 में हुआ क्या, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1965 में हुआ क्या, इन 2 दिन में ना व्हाट हैपेंड, जापान की 2 सिटीज थी, हिरोशिमा नागासाकी, उस समय चला था वर्ल्ड वॉर 2। उधर क्या यूएस ने ना 2 एटॉमिक बॉम्ब को डिप्लॉय किया गया था, एंड जिससे अराउंड 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, अब 2.5 लाख लोगों की डेथ हो गई, उसके बाद ना एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज हुआ। कंसर्न ये रेज हुआ कि न्यूक्लियर वेपन, जो कि एक वेपन डिप्लॉय करने से कम इतने ज्यादा लोगों की डेथ हो सकती है, तो बहुत सारे नेशंस ने बना लिया न्यूक्लियर आर्म्स बना लिए, लेकिन न्यूक्लियर आर्म्स को लेकर कोई ना एक प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं था, एक प्रॉपर कोई लॉ नहीं था कि भाई अगर मान के चलो सब नेशन के पास न्यूक्लियर वेपन है, अब हर कोई किसी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन अगर डालने लगे, डिप्लॉय करने लगे, तो ऐसे चीजें बिगड़ जाएंगी, है ना। तो होता क्या है, तो इसीलिए एनपीटी जो है ना वो लाइमलाइट में आई। उसके बाद अगर हम बात की जाए तो 1970 से एनपीटी जो है वो उसने अपना इफेक्शन दिखाना स्टार्ट किया, और करेंटली अगर हम बात करें तो एनपीटी में 187 नेशन है। कितने हैं, 187 नेशन है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो 5 जो मेजर नेशन हैं जो कि परमानेंट मेंबर भी हैं आपके यूएन के, दे आर दी फर्स्ट सिग्नेटरी, है ना। बाकी मेजर अगर नेशंस की बात करें तो एनपीटी में ना 4 मेजर नेशंस हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। अब अगर हम इस एडिटोरियल की बात करते हैं ना, तो इस एडिटोरियल बेसिकली ऑथर ने यही बोला है, ऑथर ने सबसे पहले यही चीज बताई गई है कि एनपीटी है क्या और एनपीटी अभी सक्सेसफुल क्यों नहीं आ रही। ठीक है, एनपीटी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही अभी रिसेंट समय पे। एनपीटी हो सकता है कि भाई एनपीटी का कोई महत्व ना रह जाए, कोई भी रेलेवेंस ना रह जाए। अब वो रेलेवेंस इस वजह से नहीं रह जाए क्योंकि मेजर जो मेन रीजन है वो यूएस और रशिया है। यूएस और रशिया होने के बाद इंडिया भी है, इंडिया, पाकिस्तान और आपके इजराइल नेशन भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, क्योंकि दोनों 3 4 नेशन ना दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनपीटी।
सो एनपीटी इनिशियली वो सक्सेसफुल रहा, बट हुआ क्या कि एनपीटी में कोई भी चीज में ना विद टाइम वी नीड सम चेंजेस, बट एनपीटी में कोई चेंजेस नहीं आए। तो चेंजेस ना आने के साथ हुआ क्या, चेंजेस ना आने के साथ हुआ क्या, बेसिकली एनपीटी बहुत ज्यादा वीक हो गया। और ऑथर ने फिर यही यहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि अभी हम बात करें तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन से मॉडर्नाइजेशन आ गया, बहुत सारी अदर ट्रीटीज हो गई, बायलेटरल ट्रीटीज हो गई, मल्टीलेटरल ट्रीटीज हो गई, जिसके चलते हुआ क्या कि एनपीटी जो एक तरीके से 187 कंट्रीज ने साइन करके रखा हुआ है, वो उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा इन द रीसेंट टाइम। दैट व्हाट ऑथर वांट्स टू स्टेट। ओके, मूविंग फर्दर towards the national news. So when we talk about national news, so first news will seem important, that's from the Amnesty International. So यहाँ पर ना ऑथर ने एक चीज बताई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये बताया गया कि इवन दो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, एंड 2019 से जब से स्पेशल स्टेट रिमूव किया गया, अराउंड रिकॉर्डेड 60 इंस्टेंसेस, 60 ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर ये डायरेक्टली शो होता है कि जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को टारगेट किया जा रहा है। और ये तो देखो, अगर हम बात करें ना तो ये तो सिर्फ आपका ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस हैं जो दिख रहे हैं, बट देयर आर मेनी केसेस जिसमें जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को टारगेट किया जा, उनकी 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 आवाजों को दबाया जा रहा है, ठीक है। बाकी जो हमारा मेजर पॉइंट रहेगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो हमारा मेजर पॉइंट रहेगा इस न्यूज से, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल से रहेगा। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक चीज हमेशा याद रखना, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना वो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ जानते हो ना, एनजीओ है जो कि फॉर्म हुआ था 1961 में, ठीक है। ये यूएन का पार्ट नहीं है, बहुत लोग गलत बोलते हैं कि भाई यूएन का पार्ट है, नो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द यूएन, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि यूके लंदन बेस्ड बेसिकली एनजीओ है, जो कि 1961 में फॉर्म किया गया था। एंड एक चीज और लिखना, इसको 1977 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल रखा है एमनेस्टी इंटरनेशनल को। मूविंग फर्दर, so Kashmir killings, Supreme Court tell NGO to approach government. So what happened to कश्मीर में ना 1989 से लेकर और 2003 तक बहुत ज्यादा किलिंग्स हुई हैं जो कि नॉन मुस्लिम से, स्पेसिफिकली कश्मीरी पंडित्स एंड सिक्स लोगों की। तो सिख जो थे ना, सिख रीजन के लोग थे, उन पर बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन हुआ, उनकी डेथ्स हुई, उनकी किलिंग हुई। अब उस चीज को लेकर ना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ना पिटीशन फाइल करी, वी द सिटीजन करके एक एनजीओ है उसने, एंड उनमें बेसिकली उनका यही कहना था कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, और सही तरीके से क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, क्यों वैली से उनको एक्सोडस किया गया सिक्स को और कश्मीरी पंडित्स को। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम वी आर नॉट द अप्रोप्रिएट क्या बोल सकते हैं अपन, या वी आर नॉट द अप्रोप्रिएट डोर जो आप हमारा नॉक कर रहे हो, अप्रोप्रिएट जो आपका आपके पास जो ऑप्शन है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि गवर्नमेंट है। आप गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को बोलो कि आप एसआईटी बनाओ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ, एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है ना वो बेसिकली इन्वेस्टिगेट करेगी इन दी केसेस ऑफ टारगेट किलिंग ऑफ कश्मीरी पंडित्स एंड सिख्स, ठीक है। मूविंग फर्दर, सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट द नेवी से रिलेटेड। सो कल आईएनएस विक्रांत जो था उसको इनॉग्रेट किया गया बाय हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड इसी इनॉग्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, इंडियन नेवी का जो इंसिग्निया है, हर किसी का ना एक इंसिग्निया होता है, इंडियन आर्मी का भी है, इंडियन नेवी का भी है और इंडियन एयरफोर्स का भी है। इंडियन नेवी का इंसिग्निया ना चेंज हो गया है। अब जो पहले छत्रपति महाराज जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उनकी जो सील थी, उनकी जो मराठा एम्पायर का जो सील था, वो सील का भी डिपिक्शन किया गया किसमें, नेवी के इंसिग्निया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें से अगर हम न्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज अबाउट दी, पहला पॉइंट ये लिखना आपको कि नेवी का इंसिग्निया चेंज हो गया, और जिसमें पहला पॉइंट चेंज हुआ। दूसरा पॉइंट ये लिखोगे कि इंसिग्निया जो चेंज हुआ ना वो उसमें उसमें बेसिकली जो मराठा एम्पायर की सील थी उस सील से इंस्पायर हुआ है ना। अब मराठा एम्पायर का जो सील था वो याद रखना, मराठा एम्पायर का जो सील था ना वो आपका स्वराज को लेकर बात करता था, संस्कृत में लिखा हुआ था, एंड एक चीज और, वो बेसिकली शिवाजी के जो फादर थे उन उनके उनके वर्ड्स थे, ठीक है, उनके जो वर्ड्स थे उनके वर्ड्स को डिपिक्ट किया गया है मराठा एम्पायर के इंसिग्निया में। और एक चीज और, इंसिग्निया की अगर इंसाइन की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी ने 1950 से लेकर अभी तक प्रेजेंट समय तक, दिस इज द फोर्थ टाइम जो इंसिग्निया चेंज हुआ है। कितना? फोर्थ टाइम चेंज हुआ है।
ओके, हमेशा याद रखना। तो ये तीन चार पॉइंट जो है हमेशा याद रखना। पहला पॉइंट चेंज हुआ है, दूसरा पॉइंट किससे इंस्पायर्ड है, तीसरा जिससे इंस्पायर्ड है, मतलब सील जो है मराठा एम्पायर की जो सील थी वो कैसी थी, संस्कृत में लिखा हुआ था। दूसरा स्वराज को लेकर बात करता था। तीसरा वो बेसिकली वर्ड्स थे किसके, शिवाजी के फादर्स के, शिवाजी के जो फादर थे उनके। हमारे जो 49 सीजीआई जो रिसेंटली बने हुए हैं, यूवी ललित, उन्होंने ये चीज बोला है कि करंटली इन अ 1 वीक सुप्रीम कोर्ट 1000 से भी ज्यादा केस ना डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। मतलब लास्ट वीक ना, फ्रॉम द पास्ट वीक, फ्रॉम द पास्ट 1 वीक सुप्रीम कोर्ट ने 1000 से भी ज्यादा केसेस को ना डिस्पोज ऑफ किया है। ओके, moving further, so special maternity leave in the case of infant death. So Department of Personnel and Training, उन्होंने बाय एन ऑर्डर ये एक नया नया मैटरनिटी लीव बेनिफिट जो है वो मदर्स को, मतलब वुमेन्स को देना स्टार्ट किया है। अगर कोई वुमेन जो कि प्रेग्नेंट है और ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी अगर उसके इन्फेंट की डेथ हो जाती है, मान के चलो ड्यूरिंग दी प्रोसीजर उसके इन्फेंट की डेथ हो गई, या प्रेग्नेंट थी उसके बिफोर दी बर्थ ही उसके इन्फेंट की डेथ हो गई, तो फिर 60 डेज का एक प्रोविजन बनाया गया कि 60 डेज का स्पेशल मैटरनिटी लीव जो है वो दिया जाएगा। और इस केस में कोर्ट डिसाइड करेगा कि 60 डेज का मैटरनिटी लीव जो है वुमेन को ग्रांट करनी है कि नहीं करनी है, अगर किसी वुमेन का स्टिल बर्थ या किसी इन्फेंट की डेथ हो जाती है तो। या ओके, moving further again on the national news. So what happened? So this is the news from the Indian agriculture. So what happened? This news shows कि पैडी कल्टीवेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इन द ईयर 2022 5.62% का एरिया में डिक्रीमेंट देखने को मिला। ठीक है, एरिया में डिक्रीमेंट। अगर लेट्स टेक कि अगर लास्ट ईयर 100 एकर्स में अगर पैडी कल्टीवेशन हो रही थी, तो इस साल सिर्फ 94.38% एरिया में ही कल्टीवेशन हो रही है, मतलब 5.68 एरिया का डिक्रीमेंट देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज, इट्स अबाउट दी आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट आई है, एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये बताया गया कि इन द मंथ ऑफ सितंबर जो एवरेज रेनफॉल होती है हमेशा इन द मंथ ऑफ सितंबर उससे ज्यादा होने वाली है। ओके, 6% सरप्लस होगी, 6% ज्यादा होगी। सो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हुई, एंड द पिटिशन इज अबाउट कि संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए। इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज है नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, नेशनल लैंग्वेज नाम की कोई ऐसी चीज है नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं हिंदी है, संस्कृत है, बट ऐसा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशन फाइल हुई, यही बोला गया था कि संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज बननी चाहिए, बस उस पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। Moving further on the world news, so what happened? G7 agreed to implement price cap on Russian oil. So G7 की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में डिसाइड हो चुका है कि रशिया से जो भी ऑयल लेगा उसमें प्राइस कैप किया जाएगा, मतलब इतने ही प्राइस में आप ऑयल खरीदोगे। ज्यादा प्राइस में अगर ऑयल खरीदोगे तो रशिया को ज्यादा पैसा मिलेगा, और ज्यादा पैसा मिलेगा तो आप बेसिकली यूक्रेन के वॉर को सैंक्शन कर रहे हो। तो G7 ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने नेशन, जितनी भी नेशन है, वो रशियन ऑयल पे प्राइस कैप जो है ना वो इंप्लीमेंट कर देंगे। मूविंग फर्दर, बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।